हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल श्रेया क्लासेस। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल श्रेया क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आज हम लोग क्लास 10 के साइंस में जो फिजिक्स का चैप्टर है, चैप्टर 10 प्रकाश पतन तथा अपवर्तन, इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो स्टूडेंट्स इस आज मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं बता दूं कि मेरे यूट्यूब चैनल पर सभी सब्जेक्ट को बिल्कुल बेसिस पे पढ़ाया जाता है। इसमें क्लास 9 से 12 तक सभी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। और इसमें जो स्टूडेंट इसके पहले वाले बायोलॉजी और केमिस्ट्री का वीडियो नहीं देखे हैं, वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और मैथ का वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पर, सभी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो चले तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्लास चैप्टर है प्रकाश पवर्तन तथा अपवर्तन। तो पहला हेडिंग है प्रकाश, लाइट। प्रकाश वह माध्यम है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यह ऊर्जा का एक रूप होता है। कह रहा है प्रकाश वह माध्यम है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ऊर्जा का रूप होता है। आप लोग भी जानते होंगे, जो प्रकाश की कोई भी हम वस्तु देखते हैं तो प्रकाश के माध्यम से ही देख पाते हैं। तो यह एक ऊर्जा का रूप होता है। उसके बाद है दीप्तिंड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ले सकते हैं ऐसा पिंड जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, दीप्तिंड कहलाता है। जैसे सूर्य, तारे, जलते उपग्रह इत्यादि। ये कह रहा है कि ऐसा पिंड जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो जो प्रकाश उत्सर्जित करता है दीप्तिंड कहलाता है। जैसे सूर्य, तारे, जलते उपग्रह इत्यादि। दूसरा है अदीप्तिंड, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ऐसा पिंड जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, अदीप्तिंड कहलाता है। ये कह रहा है कि ऐसा पिंड जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है, अद्वितपिंड कहलाता है। जैसे कलम, किताब, पत्थर इत्यादि। उसके बाद पारदर्शिता के आधार पर वस्तुओं को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पारदर्शी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। दूसरा है अपारदर्शी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओपेक्यू। और तीसरा है पारभासी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। तो चलिए तीनों को देखते हैं। तो पहला है पारदर्शी। ऐसा वस्तु है जिसके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं, पारदर्शी कहलाता है। पारदर्शी वस्तु के आर पार प्रकाश की आसानी से चल जाता है, जैसे कांच, साफ पानी, सफेद झील इत्यादि। ये कह रहा है कि ऐसे वस्तु जिसके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं, पारदर्शी कहता है। जैसे कि कोई वस्तु है, उसके आर इस पर उस पर हम देख सकते हैं, तो इसे वस्तु को पारदर्शी कहा जाता है। पारदर्शी वस्तु के आर पार प्रकाश की आसानी से चलता है। पारदर्शी वस्तु होती है, उसके आर पार प्रकाश की आसानी से चलता है। जैसे कांच, तो कांच होगा तो उसमें प्रकाश इधर उधर चल जाएगा। साफ पानी में भी प्रकाश इधर उधर चल जाएगा। सफ़ेद झील ले लीजिए और देखिए प्रकाश इधर उधर चला जाएगा इत्यादि। उसके बाद है अपारदर्शी। ऐसा वस्तु जिसके आर पार हम लोग नहीं देख पाते हैं, अपारदर्शी कहलाता है। पारदर्शी वस्तु के आर पार प्रकाश की किरण नहीं जा पाती है, जैसे दीवार, लकड़ी, पत्थर इत्यादि। ये कह रहा है कि ऐसे वस्तु जिसके आर पार हम लोग नहीं देख पाते हैं, अपारदर्शी कहलाता है। अपारदर्शी वस्तु के आर पार प्रकाश की किरण नहीं जा पाती है, जैसे दीवार, लकड़ी, पत्थर इत्यादि। अब दीवार के उधर तो एक दीवार से तो इधर दीवार बीच में हो तो इधर से प्रकाश तो नहीं जा पाएगी, लकड़ी के ऊपर नहीं जाएगी, पत्थर। तो ऐसे वस्तु को हम लोग अपारदर्शी वस्तु कहा जाता है। उसका है पारभासी। ऐसा वस्तु जिसके आर पार हम लोग देख तो सकते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं, तो ऐसे पदार्थों को पारभासी पदार्थ का पारभासी कहा जाता है। ये कह रहा है कि ऐसा वस्तु जिसको हम लोग आर पार हम लोग देख तो सकते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं। जैसे कि हम लोग कोई वस्तु है जैसे कि इस पार से उस पार देख तो सकते हैं लेकिन उसको पूरे साफ नहीं देख सकते हैं, तो ऐसे वस्तुओं को पारभासी कहा जाता है। पारभासी वस्तु के आर पार प्रकाश की किरण जाती तो है लेकिन थोड़ी कम मात्रा में। अब कह रहा है कि जो पारभासी वस्तु होती है उसके आर पार इस पार से उस पार प्रकाश की किरण तो जाती है लेकिन थोड़ी कम मात्रा में, जैसे घिसा हुआ कांच, प्लास्टिक, गंदा जल इत्यादि। नेक्स्ट है प्रकाश का परिवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी सतह पर पड़ती है तो यह वापस उसी सतह से मुड़ जाती है। प्रकाश की मुड़ने की इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहा जाता है। कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण जो कोई प्रकाश की किरण होती है, जब किसी वह अपारदर्शी सतह पर पड़ती है तो यह वापस उसी सतह मुड़ जाती है। प्रकाश की मुड़ने की इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहा जाता है। जैसे सपोज मान लीजिए कि कोई ये बिंदु है, यहाँ से प्रकाश आई और फिर आके उधर ही मुड़ जाती है, तो इसी को मुड़ने की घटना को प्रकाश अपवर्तन कहा जाता है। तो जो किरण जो बीच में वितरण होता है उसको आपतन बिंदु कहा जाता है। जो इस जो आपकी जो प्रकाश की आती है उसको आपतन किरण कहा जाता है, और जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहा जाता है।
और जो वापस होती है उसको परिवर्तित किरण, और यहाँ पे जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहा जाता है और इसको अभिलंब कहा जाता है। उसके बाद है प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। जब प्रकाश के परावर्तन होते हैं उसके 2 नियम होते हैं। आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब एक ही तल में स्थित होते हैं। ये कह रहा है कि जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो लंब डाला जाता है वो अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। उसके बाद है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, और जो आपतन कोण होता है उसका जो आपतन कोण का मान होता है वो परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपतित किरण, इंसिडेंट रे। किसी प्रकाश स्रोत से किसी वस्तु तक आने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है। ये कह रहा है कि जो किसी प्रकाश स्रोत से मतलब कोई से किसी वस्तु तक आने वाली किरण को आपतित किरण जैसे कहीं से प्रकाश किसी वस्तु तक आ रही है तो उसी को आपतित किरण कहा जाता है। दूसरा है परावर्तित किरण, रिफ्लेक्ट, इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। जब आपतित किरण किसी अपारदर्शी सतह पर पड़ने के बाद मुड़ती है तब इस किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। ये कह रहा है कि जब आपको आपतित किरण किसी अपारदर्शी सतह पर पड़ती है, पड़ने के बाद मुड़ती है तब इस किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। उसके बाद है आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। ये कह रहा है कि जो आपतित किरण होती है और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई ये बिंदु है, अब इसी पे आपतित किरण मिल रही है और उसी पे परावर्तित किरण मिल रही है, तो जिस उस बिंदु में मिली है उसी बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। उसके बाद अभिलंब, जिसमें से बोलते हैं नॉर्मल। समतल सतह के आपतन बिंदु से सतह पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। ये कह रहा है कि जो समतल सतह के आपतन बिंदु से सतह पर जो सतह पर डाला गया लंब होता है उसी को अभिलंब कहा जाता है। उसके बाद है आपतन कोण, जिसमें से बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है। ये कह रहा है कि जो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसी को आपतन कोण कहा जाता है। आपतन कोण को संकेत में आई से सूचित किया जाता है। जो आपतन कोण होता है उसको संकेत में स्मॉल आई से सूचित किया जाता है। उसके बाद है परावर्तन कोण, जिसके से बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। ये कह रहा है जो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो किरण बनती है, जो कोण बनता है उसी को परावर्तन कोण कहा जाता है। परावर्तन कोण को संकेत में स्मॉल आर से सूचित किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका दर्पण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। तो दर्पण को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर और गोलीय दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर और अवतल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। अब नेक्स्ट है दर्पण। दर्पण किसी कांच का ऐसा टुकड़ा होता है जिसका एक सतह पेंट किया हुआ होता है। ये कह रहा है कि दर्पण किसी कांच का ऐसा टुकड़ा होता है जिसका एक सतह पेंट किया हुआ होता है। दर्पण को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया जाता है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। अब पढ़ देखते हैं समतल दर्पण, प्लेन मिरर। ऐसा दर्पण जिसका प्रकाश सतह समतल होता है समतल दर्पण कहलाता है। ऐसा समतल दर्पण का प्लेन मिरर का फिगर है। उसके बाद नेक्स्ट है गोलीय दर्पण, जिसमें से बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। ऐसा दर्पण जिसका प्रकाश सतह गोलीय होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। ये कह रहा है कि ऐसा दर्पण जिसका प्रकाश सतह गोलीय हो गोलीय दर्पण कहलाता है। उसके बाद गोलीय दर्पण को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया जाता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण से बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण से बोलते हैं कॉनकेव मिरर। तो चलिए देखते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो पहला है उत्तल दर्पण, जिसे बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका प्रकाश सतह बाहर की तरफ वक्रित होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। ये कह रहा है कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह मतलब बाहर की तरफ वक्रित होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। जैसे कि बाहर की तरफ वक्रित हो रहा है तो इसी को उत्तल दर्पण कहा जाता है। दूसरा है अवतल दर्पण। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ वक्रित होता है अवतल दर्पण कहलाता है। ये कह रहा है कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ वक्रित होता है अवतल दर्पण कहलाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो उत्तल दर्पण होता है वो बाहर की तरफ वक्रित होता है और अवतल दर्पण होता है वो अंदर की तरफ वक्रित होता है। कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तल दर्पण किस तरफ वक्रित होता है, तो आप लोग याद रखिएगा एकदम से कि बाहर की तरफ, अवतल दर्पण अंदर की तरफ। ये अवतल दर्पण का फिगर है। अब नेक्स्ट है ध्रुव, जिसको बोलते हैं पोल। किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के केंद्र को उस दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। ध्रुव को कैपिटल पी से सूचित किया जाता है। ये कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के केंद्र को ध्रुव कहा जाता है। ध्रुव को पी से सूचित किया, जैसे कि कोई गोलीय दर्पण है तो जो इसके परावर्तक सतह का केंद्र होता है उसी को ध्रुव कहा जाता है और ध्रुव को पी से सूचित किया जाता है।
तो नेक्स्ट टॉपिक है वक्ता केंद्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वर कोई गोलीय दर्पण किसी गोलीय खोखले का बना होता है। ये कर रहा है कि जो कोई गोलीय दर्पण होता है वो किसी खोखले गोले का बना होता है। उस खोखले गोले के केंद्र को वक्ता केंद्र कहा जाता है और उस खोखले गोले के केंद्र को वक्ता केंद्र कहा जाता है। वक्ता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है। उसके बाद है वक्ता त्रिज्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो किसी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का हिस्सा होता है उस खोखले गोले के त्रिज्या को उस दर्पण का वक्ता त्रिज्या कहा जाता है। ये कर रहा है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का हिस्सा होता है उस खोखले गोले की त्रिज्या को उस दर्पण का वक्ता त्रिज्या कहा जाता है। वक्ता त्रिज्या को कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। जो वक्ता त्रिज्या होता है उसको कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। उसके बाद है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो किसी गोलीय दर्पण से ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली काल्पनिक सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। ये कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से जो होकर गुजरने वाली काल्पनिक सरल रेखा होती है उसी को मुख्य अक्ष कहा जाता है। जैसे कि ये कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव या ध्रुव से और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने जो रेखा गुजर रही है इसी को मुख्य अक्ष कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है मुख्य फोकस पॉइंट। किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है अथवा कटती हुई मालूम पड़ती है उस गोलीय दर्पण को मुख्य फोकस कहा जाता है। मुख्य फोकस को एफ से सूचित किया जाता है। ये कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें किसी दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है अथवा कटती हुई मालूम पड़ती है तो उस दर्पण को मुख्य फोकस कहा जाता है और मुख्य फोकस को एफ से सूचित किया जाता है। जैसे कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं कि मुख्य अक्ष से कटती है तो कटती ही मालूम पड़ रही है। उसके बाद है नेक्स्ट है फोकस दूरी, इसको जैसे बोलते हैं फोकल लेंथ। किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को उस दर्पण का फोकस दूरी कहा जाता है। ये कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है उस दूरी को उस दर्पण का फोकस दूरी कहा जाता है। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। जैसे कि कहा है कि किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के जो बीच की दूरी होती है, जैसे कि ये बीच की कोई दूरी होती है, इसी को फोकस दूरी कहा जाता है। जिसे फिगर में देख सकते हैं। नेक्स्ट है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के बनने की कुल 6 स्थितियाँ होती है। जो अवतल दर्पण होती है उसमें जो प्रतिबिंब की बनती है उसमें प्रतिबिंब बनने की जो स्थिति होती है वो कुल 6 स्थितियाँ होती है। तो पहला देखते हैं, जब वस्तु अनंत पर हो। जब कह रहा है जब वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो जब वस्तु अनंत पर होता है तब किसी अवतल दर्पण में उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस पर बनता है। कह रहा है कि जब वस्तु अनंत पर होता है तब किसी अवतल दर्पण में उस वस्तु के प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, फोकस पर बनता है। इस प्रकार बना प्रतिबिंब वास्तविकता उल्टा होता है और इसका आकार वस्तु के आकार के पीछे काफ़ी छोटा होता है, जैसे आप लोग फिगर देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा है जब वस्तु अनंत रोकता केंद्र के बीच होता है तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए जब वस्तु अनंत रोकता केंद्र के बीच होता है तब उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस और रोकता केंद्र के बीच बनता है। इस प्रकार बना प्रतिबिंब वास्तविकता उल्टा होता है और इसका आकार वस्तु के आकार के पीछे काफ़ी छोटा होता है। तो वस्तु अनंत वक्रता के बीच होता है तब इसका जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो होता है क्या होता है उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। इस प्रकार अपना प्रतिबिंब आवश्यकता उल्टा होता है, वस्तु का पीछे काफ़ी ये छोटा होता है। अब तीसरा है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तब उसका प्रतिबिंब किसी अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कह रहा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तब उसका प्रतिबिंब किसी अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर ही बनता है। इस प्रकार बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है और इसका आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। नेक्स्ट 4 नंबर है जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के बीच हो तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित होता है तब उसका प्रतिबिंब किसी अवतल दर्पण में अनंत वक्रता केंद्र के बीच बनता है। ये कह रहा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित होता है तब उसका प्रतिबिंब किसी अवतल दर्पण में अनंत वक्रता केंद्र के बीच बनता है। इस प्रकार बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होती है। इस प्रकार जो प्रतिबिंब बना वो वास्तविक तथा उल्टा होती है और इसका आकार वस्तु के आकार के अपेक्षा काफ़ी बड़ा होता है और जो इसका आकार होता है वो वस्तु के आकार के अपेक्षा काफ़ी बड़ा होता है। 5 नंबर है जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो। जब ये कह रहा है जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए
जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होता है तब इसका प्रतिबिंब किसी अवतल दर्पण में दर्पण के पीछे बनता है। इस प्रकार बना प्रतिबिंब काल्पनिक रूप से सीधा बनता है। इसका आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है। जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होता है तब उसका प्रतिबिंब किसी अवतल दर्पण में दर्पण के पीछे बनता है। इस प्रकार बना प्रतिबिंब काल्पनिक रूप से सीधा बनता है। इसका आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है। उसको नेक्स्ट है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की बनने की दो स्थितियाँ होती है। अब उत्तल दर्पण में जब प्रतिबिंब बनती है उसकी दो स्थितियाँ होती है। पहला है जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर तो कैसा प्रतिबिंब बनेगी, तो देखिए जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब किसी उत्तल दर्पण में इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कह रहा है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब किसी उत्तल दर्पण में इसका प्रतिबिंब वस्तु के पीछे पीछे बनता है। इस प्रकार अपना प्रतिबिंब दर्पण के मुख्य फोकस पर बनता है। या प्रतिबिंब काल्पनिक आभासी तथा सीधा होता है। इस प्रकार बना इस प्रकार इसका आकार वस्तु के आकार से काफ़ी छोटा होता है। जो इसका आकार होता है वस्तु के आकार से काफ़ी छोटा होता है। उसके बाद दूसरा है जब वस्तु अनंत और दर्पण के बीच होता है तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो जब वस्तु अनंत और दर्पण के बीच होता है तब किसी उत्तल दर्पण में इसका प्रतिबिंब दर्पण के मुख्य फोकस और दर्पण के बीच बनता है। ये कह रहा है कि जब वस्तु अनंत और दर्पण के बीच होता है तब किसी उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे और मुख्य फोकस और दर्पण के बीच बनता है। इस प्रकार बना प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा होता है और इसका आकार वस्तु के आकार से अपेक्षा काफ़ी छोटा होता है। अब देखिए अब कुछ चिन्ह परिपाटी नियम है तो इसके बारे में देखते हैं। तो ये चिन्ह परिपाटी नियम है, इसको हमेशा याद रखिएगा। जब वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं तरफ रखा जाता है। जब कोई भी वस्तु हो तो वस्तु को हमेशा जो दर्पण होती है दर्पण के बाईं तरफ रखा जाता है। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के दूर से मापी जाती है। दूसरा कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर जब सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई दूरियां होती है सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। उसका थर्ड नंबर है दर्पण के बाईं तरफ मापी जाने वाली सभी दूरियां ऋणात्मक और दर्पण के दाईं तरफ मापी जाने वाली सभी धनात्मक होती है। ये कह रहा है कि जो दर्पण के बाईं तरफ जब मापी जाने वाली सभी दूरियां होती है ऋणात्मक होती है और दर्पण के जो सभी दूरियां नापी जाने वाली होती है बाईं तरफ वो धनात्मक दाईं तरफ होती है वो धनात्मक होती है। तो याद रखिएगा दर्पण के बाईं तरफ मापी जाने वाली सभी दूरियां ऋणात्मक और दाईं तरफ मापी जाने वाली धनात्मक। उसका फुल नंबर है मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली सभी दूरियां धनात्मक होती है। ये कह रहा है कि जो मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली सभी दूरियां धनात्मक होती है। उसके बाद मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर मापी जाने वाली सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। इसका आप लोग फिगर में देख सकते हैं। ऊपर मापी जाने वाली धनात्मक और नीचे मापी जाने वाली ऋणात्मक और मुख्य अक्ष के और उसको तो मुख्य अक्ष के लंबवत तथा मापी जाने वाली सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। आप लोग फिगर में देख सकते हैं जैसे कि ऊपर की तरफ धनात्मक और नीचे की तरफ ऋणात्मक और दाएं की तरफ धनात्मक और बाएं तरफ ऋणात्मक। तो इतना आप लोग समझ में आ गया होगा। और तो मैं फिर अब आगे इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लिया कि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन के पास पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।